अब अभय अभय के लिए तो भाई दूसरे प्लानेट से लाना पड़ेगा। और आर्यन तो यहीं रहता है, कोई काम नहीं है यहाँ पर है। चलो ठीक है, आज का नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का एटम्स एंड न्यूक्लियाई करके एक पूरा चैप्टर है। जो हमने पहला वीडियो बनाया था वो एटम्स का 2 वीडियो बनाया था। ठीक। या तो आप न्यूक्लियाई लिखो या एटॉमिक न्यूक्लियस लिखो, या एटम्स एंड न्यूक्लियाई करके कंबाइन कर दो, बात एक ही है। चलो इसमें सबसे पहला बेसिक कुछ पार्ट जान जाए। एटॉमिक मास नंबर। मास नंबर जान रहे हैं, समेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक। मास नंबर को जब किसी भी न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब सिंबल आपको जानना चाहिए, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कोई भी न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स हो गया एलिमेंट, जेड एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ए ऊपर मास नंबर। ऐसे ही लिखने का वे है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में बिठा करके रखेंगे और इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पर ये क्या हो गया, अभी जैसे हमने बताया मास नंबर इज इक्वल टू, मास नंबर को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, एटॉमिक नंबर को जेड से, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को स्मॉल एन करो या कैपिटल एन। तो मास नंबर सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक। एटॉमिक मास यूनिट जो AMU या सिंपली यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, जिसका वैल्यू हम लोग जब निकालते हैं तो एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम तो 6.023 इंटू 10^23 इसका वैल्यू आ जाता है। ये याद रखना, वन एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू 1.66 इंटू 10^-27 kg। ये डेटा आपको पहले ही हमने बता दिया, इसका यूज करेंगे हम लोग। अब यहां पर है साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस कहता है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है, जो साइज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ये मास नंबर है। आर नॉट को हम लोग एम्पिरिकल कांस्टेंट कहते हैं और आर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। एम्पिरिकल कांस्टेंट का वैल्यू 1.2 इंटू 10^-15 होता है। ये अभी जस्ट नजर आया, ये -15 मीटर होता है। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये सारे न्यूक्लियाई के लिए सेम होगा। ए मास नंबर है। अब यहां पर ये चीज हम लोगों को जानना है कि न्यूक्लियर वॉल्यूम कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। इसका मतलब यहां पर वॉल्यूम को जब हम लोग लिखते हैं तो ये 4/3 πr³ लिखते हैं, और आर का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, आर नॉट ए टू द पावर 1/3, तो ये क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 π ये आर नॉट क्यूब हो जाएगा और ए पर पावर 1 आ जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ये सब रिजल्ट याद रखेंगे। अब यहां पर जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई है जिसके रेडियस को आपको कंपेयर करना है, उसका मास नंबर गिवन होता है 1 मार्क के लिए। तो कंपेयर करेंगे तो फिर वैसे ही आप यूज कर लेंगे, R1/R2। और ये एम्पिरिकल कांस्टेंट हमने कहा कि इसका वैल्यू याद रखिएगा 1.2 फर्मी होता है, मीन्स 1.2 इंटू 10^-15 मीटर। यहां पर ये गलत है, अपने PDF में चेंज कर लीजिएगा। तो आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा A1/A2 होल टू द पावर 1/3। मास नंबर का रेशियो निकालिएगा और उसका 1/3 पावर कर देंगे तो रेडियस को हम कंपेयर कर सकते। ठीक। जो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो हम लोगों को याद करना है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है, रेंज है 1 फर्मी से 10 फर्मी तक। अब इसके बाद है न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग लिख देते हैं, पहले मास निकालते हैं। तो मास ऑफ न्यूक्लियस जब भी लेंगे तो ए मास नंबर, उसको एटॉमिक मास यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और वॉल्यूम 4/3 πr³ अभी जस्ट आपको बताया किस फॉर्म में लिखेंगे, और यहां पर ये वैल्यू है। अब यहां पर इसको जब हम लोग लिखते हैं तो ये ए यहां पर आएगा, ये 1.2 फर्मी है, ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
ए के फॉर्म में रह जाएगा, ये मीटर क्यूब। और डेंसिटी जब निकालेंगे तो मास बाई वॉल्यूम जब निकालते हैं तो यहां से देखो, ध्यान दो, बातचीत नहीं करो। हमने कहा कि मास ऑफ न्यूक्लियस को लिख रहे हैं यहां पर ए इंटू एटॉमिक मास यूनिट। ए यहां पर पुट नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम को लिखते 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर का वैल्यू हमने बताया आर नॉट, ए टू द पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो ए का पावर 1 आ जाएगा। यहां पर ए मल्टीप्लाई होगा, ये छूट गया, यहां पर 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 रखा और ये एम्पेरिकल कांस्टेंट का वैल्यू यहां पर डाला। तो ये ए और ये मीटर क्यूब इसका यूनिट है, ए मास नंबर यहां मल्टीप्लाई है, इसका वैल्यू आ गया 7.24 इंटू 10⁻45। जब डेंसिटी निकालते तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का ये पूरा वैल्यू डाल दिया, ए इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 kg, और वॉल्यूम का ये पूरा वैल्यू डाल दिया यहां पर। तो यहां पर देखो मास नंबर कैंसिल हो गया, इसका मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो यहां पर ये क्वेश्चन रेस कर सकता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर से इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गया? क्लियर? अब आ जाए नेक्स्ट, इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन कर ले। डिस्कशन क्या भाई? तो न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास नंबर, अभी जस्ट हमने आपको यही कहा। सो ऑल द न्यूक्लियाई पजेस नियरली द सेम डेंसिटी। दूसरा है कि न्यूक्लियर डेंसिटी हैज एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू, इसका बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। हाई डेंसिटीज हम लोगों को व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स में मिलता है, जिसमें कि मेनली वो न्यूक्लियर मैटर से कंस्टिट्यूटेड है। नेक्स्ट है द न्यूक्लियर डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द न्यूक्लियस, इट हैज मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर, और जैसे जैसे आप अवे फ्रॉम द सेंटर जाते हैं वो डिक्रीज करता जाता है। नेक्स्ट है, ये आपको दिमाग में रखना, ये 1 मार्क के लिए, द न्यूक्लियर रेडियस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। हम लोग जब भी लेंगे सेंटर के, न्यूक्लियस के सेंटर से लेते हैं, जहां पर कि न्यूक्लियर मैटर डिक्रीज करता है और उसका वैल्यू 1/2 हो जाता ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। इतना 1 मार्क में क्वेश्चन आया है, जिसको हमने यहां पर 4 पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। ये सब पैरामीटर को दिमाग में रखना है कि भाई न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ठीक इसी तरह से न्यूक्लियर डेंसिटी का वैल्यू लार्जर होता है, एग्जाम्पल दे दिया। इसी तरह से न्यूक्लियर डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट द न्यूक्लियस। मैक्सिमम कहां होता है वो याद रखिएगा, सेंटर पे होता है। न्यूक्लियर रेडियस जो है वो हम लोग सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेते हैं। ये 4 पैरामीटर आपको 1 मार्क के लिए याद रखना, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके बाद है, नेक्स्ट है कि आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस हम लोगों ने पढ़ा। आइंस्टीन का जब भी हम लोग मास एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं तो सब लोग यूज कर लेते हैं m0c², कोई डेल्टा mc² लिखता है। एग्जैक्टली वैल्यू क्या होता है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। कहता है कि इसमें इक्विवेलेंस रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, इसका मतलब जहां मास डिसअपियर होता है, कहता है एनर्जी रीअपियर हो जाता है। इसका मतलब टोटल वही कहता है कि इक्वेशन में जब कोई भी पार्टिकल कहता है रेस्ट में, जिसका काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। इसका मतलब टोटल जब एनर्जी लिखते हैं तो यहां पर m0c² लिखते, m0 हो गया रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और t हो गया काइनेटिक एनर्जी। जब वो रेस्ट में होगा तो t का वैल्यू 0 हो जाए, इसलिए हम लोग E=m0c² लिखते हैं। जब पार्टिकल मोशन में रहता है तो E=m0c² प्लस टी। अब ये एक्सप्रेशन आता कैसे है? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है आइंस्टीन मास रिलेटिविस्टिक्स इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने लिखा था m=m0√1 - v²/c। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, m0 इस पूरे क्वांटिटी को ऊपर ले जाएं, v²/c² टू द पावर -½ हो जाए। अब इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं, m0 है, बायनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है, 1 + x टू द पावर 1 + x टू द पावर n = 1 + nx एंड सो ऑन।
तो यहां पर ये पावर यहां आ जाएगा, तो ये 1+1/2 v² / c² हो जाए। इसको हम लोग m0 + ½ m0 v² / c² लिख सकते। तो m-m0 t² इज इक्वल टू 1/2 m0 v² लिख सकते। ठीक, यहां पर ये m t² इज या -m0 c², और ये पूरा काइनेटिक एनर्जी जिसको t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो mc² इज इक्वल टू m0 c² प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यही इक्वेशन लिखा गया है इज इक्वल टू m0 c² प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो वही यहां पर हमने कहा कि जो टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल जब भी होगा तो सम ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी मींस m0 t² एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी t। और इसी बेसिस पर हम लोग कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल का मास जो है वो ग्रेटर होता है जब मोशन में होता है, तो यहां पर v का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऑब्वियसली m का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। वही हमने यहां पर डिराइव किया है, देखो इसी फॉर्म में है, पावर -½ लिया और यहां पर ये पॉजिटिव वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करके ये m0 c² प्लस t। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट है रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों बड़ा अजीब लगता है, बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लगता है कि एटॉमिक मास यूनिट का यूनिट किलोग्राम, अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, मतलब क्या है? कहता है कि जब एक एटॉमिक मास यूनिट होगा तो कितना एनर्जी पजेस करेगा, उसी को लिखा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे आता है? जैसे सिंपली हम एनर्जी का वैल्यू लिखते हैं डेल टाइम c²। डेल टाइम क्या है? मास डिफेक्ट, डिफरेंस इन मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियस, इनके बीच के डिफरेंस को हम लोग डेल टाइम कहते हैं। तो मान लो कि यहां पर 1 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है, देखोगे ध्यान से, और c² स्पीड ऑफ लाइट है। 1 एटॉमिक मास यूनिट को अभी जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया इतना kg हो गया। c स्पीड ऑफ लाइट, ऑब्वियसली ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक, ये सारा क्वांटिटी जब हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1.66 × 10⁻⁻27, ये हो गया 9 × 10⁻16। ठीक, और यूनिट यदि हम यहां पर इसको इस फॉर्म में लिखे तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सारा क्वांटिटी जूल में होता है। अब इस होल क्वांटिटी को हम 1 पॉइंट यहां पर ये पूरा लिख देंगे, क्वांटिटी जो भी आएगा ये 9 × 10⁻16, इस पूरे क्वांटिटी को 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और फिर इसको हम 10⁻6 से डिवाइड कर दे तो इट बिकम्स इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका वैल्यू ये सॉल्व करके आता है 931.5, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे। इसका मतलब जब भी डिफरेंस इन मासेस हम लोगों को 1 एटॉमिक मास यूनिट मिलेगा तो हम लोग एनर्जी जब भी लिखेंगे उसको, जो भी क्वांटिटी आएगा उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वो एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। आया समझ में? यस को बहुत दिन के बाद आया तो इतना ज्यादा समझ में आ रहा है, देख रहे एकदम कंसंट्रेट होके पढ़ रहा है। अब देखिए ध्यान से, मास डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। मास डिफेक्ट,
कहता व्हेन ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर ब्राउट टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस सर्टेन मास डिसअपियर्स इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब इसको हमने ऐसे पिक्चर में बताया है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मास और टोटल मास, इसी को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। जैसे एक एग्जांपल दिखा, अब ये क्या है भाई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये सारे क्या है, न्यूक्लियॉन्स है। ठीक, अब ये नजदीक आ रहे हैं और ये एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड होंगे, बाइंड हो गया, तो ये इनिशियल फॉर्म था, ये फाइनल फॉर्म था, इन दोनों के बीच का देखो गैप आ गया, और वही गैप क्या कहलाएगा, मास डिफेक्ट। इसलिए लिखा है कि डिफरेंस इन मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियस, इसी को हम लोग मास डिफेक्ट। अब इस मास डिफेक्ट को लिखा कैसे जाए, लिखने का तरीका सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि जब भी हम न्यूक्लियस को फॉर्म करेंगे तो इस फॉर्म में लिखें, इसके मास को इस तरह से लिख दिया, ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियॉन्स को लिखना है, तो न्यूक्लियॉन्स के लिए मास ऑफ प्रोटॉन और जितने उसके नंबर है वो एटॉमिक नंबर मींस जेड से रिप्रेजेंट हो। दूसरा कंपोजिशन, दूसरा पार्टिकल क्या है भाई, न्यूट्रॉन है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन के लिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए माइनस जेड, मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा न्यूट्रॉन मिल गया, ये पूरा प्रोटॉन, ये दोनों मिलकर के क्या किए, न्यूक्लियॉन्स। अब इसमें से, इस होल क्वांटिटी में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या बन गया, टोटल क्वांटिटी मास डिफेक्ट। इसलिए मास डिफेक्ट का वैल्यू क्या आ गया, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। बोलो क्लियर, यस नो। न्यूमेरिकल में ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना है, यही बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट, तो यहां पर इसी को मैथमेटिकली समझाने का कोशिश किया, देखिए लिख दिया है, डेल टाइम का मतलब सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये फॉर्मा। और यहां पर एक एक पार्ट को मेंशन कर दिया, एमपी हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन ले रहे हैं, एमएन मास ऑफ न्यूट्रॉन ले रहे हैं, और हमने मास ऑफ न्यूक्लियस कर दिया, जेड एटॉमिक नंबर है, ए मास। क्लियर, आ गया समझ में। जब मास डिफेक्ट पता चल गया तो इससे रिलेटेड और भी क्वांटिटी हम लोग निकाल सकते। तो पहला क्वांटिटी है भाई पैकिंग फ्रैक्शन, कहता है जो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन है उसको हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब डेल्टा एम निकाल लेंगे और उसको मास नंबर से डिवाइड कर देंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक, यहां भी वही चीज है, सारे पैरामीटर को। अब पैकिंग फ्रैक्शन का काम क्या है, ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को बताता है। अब पैकिंग फ्रैक्शन जो एफ से रिप्रेजेंट किया, उसका वैल्यू यदि स्मॉलर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो स्मॉलर द वैल्यू पैकिंग फ्रैक्शन लार्जर इज द स्टेबिलिटी। वैल्यू कम होगा तो स्टेबिलिटी लार्जर होगा। ठीक, तो ये पूछ सकता है कि पैकिंग फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आ रहा भाई, उससे अब स्टेबिलिटी को बता दो। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी। क्या, अब बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड हमारा प्रॉब्लम रहता है, क्वेश्चन आता ही बाइंडिंग एनर्जी से, और आना ही है, समझो कि क्वेश्चन प्रिंट हो गया। अब बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, एक एग्जांपल दिखा रहे हैं आप, ये ऑलरेडी बाइंड किया हुआ है, अब हम एनर्जी दे दे
और न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग हो जाए। इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमने एनर्जी दिया और ये अलग हो। इससे रिलेटेड जो एनर्जी होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। वही कहता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट, या आप ऐसे भी कह सकते हैं defined as the energy required to split the nucleus into its nucleons। इसका मतलब हम लोग डेल्टा एम निकाल लेंगे और उसको सी स्क्वायर से, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और जो भी वैल्यू आएगा वो हमने पहले भी सीख रखा कि एटॉमिक मास यूनिट में आएगा वैल्यू, और उसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट आया डेल्टा एम का वैल्यू सी से मल्टीप्लाई किया, वो सारा जूल में आया, फिर उसको हम लोग क्या करते, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसलिए जो क्वांटिटी आएगा डायरेक्टली हम उसको 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक वही हमने यहां पर बाइंडिंग एनर्जी को मैथमेटिकली लिखा है। अभी आपको मास डिफेक्ट बताया, क्या था मास डिफेक्ट, यही है फॉर्मूला। डेल्टा एम क्या आ रहा है, एटॉमिक मास यूनिट में। इस पूरे क्वांटिटी को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इसका मतलब एटॉमिक मास यूनिट इंटू सी स्क्वायर, तो एटॉमिक मास यूनिट इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जूल, और सारी क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट किया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डेल्टा एम निकालेंगे और सीधा हम लोग 9315 या 931 राउंड ऑफ कर देते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आ गया समझ में? ठीक, अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है। तो कहता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो आपने बाइंडिंग एनर्जी निकाला है उसको आप मास नंबर से डिवाइड कर दो, सिंपल। पर न्यूक्लियन मतलब मास नंबर से हमको डिवाइड कर देना। ठीक, अब इससे रिलेटेड हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम आया है उस पर आ जाते हैं। यही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहां भी क्या बताएगा, स्टेबिलिटी को बताएगा। ठीक, अब ये हमारे पास डेटा दे रखा। ठीक, कॉपी निकाल लीजिए, अभी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई, आयरन का और बिस्मथ का, इन दोनों का। आयरन और बिस्मथ के, ठीक, एकदम डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, कहीं भी बाइंडिंग एनर्जी। सबसे पहला केस हम लोग आयरन का निकाल ले। पहले फॉर्मूला लिख ले, क्या था भाई, जेड मास ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, कैपिटल लिखो स्मॉलर लिखो, सॉरी यहां पर मार्कर का फ्लो ऐसे हो गया, माइनस न्यूक्लियस इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला है। अब जेड किसके लिए भाई, आप निकाल रहे पहले आयरन के केस में, तो इसका जेड कितना है 26। मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन नहीं लिखा रहेगा, MH लिखा रहेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 1.007825। यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट का दूसरा सिंबल है, प्लस ए माइनस जेड। 56 में से 26 को माइनस करो, 30 आ गया, इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है 1.008665। ये पूरा ये क्वांटिटी हो गया मिडिल ब्रैकेट वाला, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या हो रहा है, हाँ, अब ये मास ऑफ न्यूक्लियस यहां पर दे रखा आयरन का, आयरन का दे रखा 55.934,939, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया 91 से, और आंसर हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा।
थोड़ा कैलकुलेशन यूज कर ले फटाफट, जल्दी से हम लोग आंसर को वेरीफाई भी कर लें। देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर अलाउड है क्योंकि रिकॉर्डिंग मोड में हम लोग। हाँ, कसी से तो कैलकुलेशन हो नहीं रहा है। अच्छा हो रहा है, ठीक है। इसने कहा था कि सर वीडियो में मेरा नाम ले लिया कीजिए और हमको अप्रिसिएट किया कीजिए। हाँ, तो इसकी नाराजगी दूर कर देते, आस्था बिल्कुल कामचोर हो रही है। हाँ, तो तुम कहाँ कैलकुलेशन की है? हाँ जल्दी करो। हाँ, नहीं आप ऐसे करो ना, ये इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो क्वांटिटी को। हाँ, और फिर माइनस करो 492 टोटल मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली। चलो आ गया 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए फिर भी थोड़ा क्विक किया। इसी तरह से बिस्मथ का निकलेगा। चलो बिस्मथ का भी कर रहे जल्दी से, फटाफट बताओ बिस्मथ के लिए क्या आ गया, बताओ। 83 1.007825 ए माइनस जेड 209 माइनस 83, जल्दी से बताओ। 126 mass of neutron 1.008665। ठीक, इसमें से माइनस कर दे मास ऑफ न्यूक्लियस, और ये है 208.980388। राउंड ऑफ नहीं करना है, राउंड ऑफ नहीं करना है हमने कहा। तो आप पूछिए सीबीएसई बोर्ड से कि आप क्यों इतना बड़ा डिजिट देते हैं। हाँ, राम गणेश की ये बात ट्विटर पर डाल दी जाएगी। हाँ हाँ, सीबीएसई के चेयरमैन को टैग कर दिया जाएगा। हाँ, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो क्या रहा सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू। जल्दी कैलकुलेशन करके बताओ। हाँ कित अच्छा सिस्टम थोड़ा सा ये, एक मिनट, स्विच ऑफ हो गया। जस्ट ए मिनट देख लेते हैं, कोई बात नहीं। रिस्टार्ट कर लेते, कोई बात नहीं। 1640, अब पहले वाला कितना था? पर 492। दोनों याद रखेंगे, हम लोग वेरीफाई भी कर लेंगे अपने रिजल्ट से बस। जस्ट ए मिनट, स्टार्ट हो रहा है। पांडिंग जी का क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। चलो आ गया, तो हम लोग इसको चेक भी कर लेंगे। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। हाँ, अब चेक करके देखते हैं दोनों का वैल्यू याद है ना। तो 492 अप्रॉक्स वैल्यू आ गया। चलिए दूसरे वाले का 1640 एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, a given coin has a mass of 3 gram, calculate the nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and protons
फ्रॉम ईच अदर फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम दैट द क्वाइन। नम्रता सिर्फ बात करती है और एक भी कैलकुलेशन नहीं करती है, ना लिखती है, ठीक है ना। इससे बड़ा कामचोर हमको नहीं लगता है कि यूनिवर्स में कोई है। हाँ, हाँ। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसके पापा को भेज दिया जाए और वीडियो में इसका नाम सुने पापा। अब यहां पर देखो ध्यान से, ए गिवन क्वाइन हैज ए मास 3 ग्राम दे रखा है, कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी, बातचीत नहीं करो तांसु, दैट वुड रिक्वायर टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर, मतलब बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। ठीक, कहता है कि क्वाइन को आप एज्यूम कर ले कि कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का मास नंबर, एटॉमिक नंबर गिवन है, ठीक। तो बाइंडिंग एनर्जी, तो सबसे पहले हम लोग मास डिफेक्ट निकाल लें, ठीक है। तो मास डिफेक्ट क्या आएगा, ओ, एक साथ आ गया, कोई बात नहीं। मास डिफेक्ट आ गया जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड, यही फॉर्मूला है। अब यहां पर जेड हो गया, हम लोग किसका ले रहे हैं भाई, कॉपर का ले रहे हैं, तो 29 हो गया। मास ऑफ ऑलरेडी प्रोटॉन वहां पर गिवन है, उसी डेटा को यूज करना, या यहां भी दिया हुआ है, तो 783 और न्यूट्रॉन का दे रखा, न्यूक्लियस से माइनस करके डेल्टा एम का वैल्यू निकल गया, और बाइंडिंग एनर्जी 931 से मल्टीप्लाई करके हमको ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। ये बाइंडिंग एनर्जी ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, इसलिए यहां पर रिपीट करने की जरूरत नहीं। ये बाइंडिंग एनर्जी निकल गया। अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है सेपरेट करने के लिए, तो ऑलरेडी नंबर ऑफ एटम्स इन 63 ग्राम ऑफ कॉपर, ऑलरेडी हम लोग एवोगाड्रोस नंबर यूज करते हैं 6.023 इंटू 10^23, और नंबर ऑफ एटम्स किसके लिए कहता भाई, कितना मास है इस कॉइन का, 3 ग्राम, तो यहां पर 3 ग्राम के लिए हम लोग निकाल लेंगे, तो ये क्वांटिटी आ जाएगा 63, और ये 3 से देखो तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 6.023 बाई 63 करो तो 6.023 डिवाइडेड बाई 63 इंटू 3 करो, वही आ गया। ये 3 मिसिंग है, यहां पर 3 होगा, तो 2.868 इंटू 10^22, और एनर्जी रिक्वायर्ड कितना हो गया भाई, इस पूरे क्वांटिटी को क्या करेंगे बोलो, बाइंडिंग एनर्जी से अरे मल्टीप्लाई करेंगे, राम गणेश, हाँ, डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगा, ठीक। तो बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम। अब यहां पर एक तो ये न्यूमेरिकल पार्ट बाइंडिंग एनर्जी का, दूसरा बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व देखिएगा ध्यान से, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है। इसको ड्रॉ करने में बड़ी डिफिकल्टी आई, बहुत परेशानी हुई, ग्राफ पेपर हमको बनाना पड़ा। एक्स एक्सिस पर मास नंबर है, वाई एक्सिस पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मतलब बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, ठीक। अब यहां पर जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ग्राफ का नेचर देखो कैसा है। जैसे जैसे हम लाइटर टू हेवियर न्यूक्लियाई जा रहे हैं, जैसे जैसे लाइटर टू हेवियर न्यूक्लियाई जा रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा है, और फिर जब एक मैक्सिमा आने के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट रहा है। इसका मतलब ये मास नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये लो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हेवियर न्यूक्लियाई लो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, लाइटर न्यूक्लियाई हाई स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट। अब इस ग्राफ से हमको ये पता करना है कि कहां पर इसका पिक वैल्यू, और कहां मतलब लोअर, यहां पर जो लोअर पिक है और अपर पिक है वो कहां पर आ रहा है, मिनिमा कहां पर आ रहा है, मैक्सिमा कहां पर आ रहा है, और सबसे ज्यादा कहां स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट, और इसी को हमने यहां पर मेंशन किया है। तो मेंशन किया है तो इसमें देख लीजिए, ये आ गया आपका हाइड्रोजन के आइसोटोप से, जैसे जैसे ये जा रहे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा है, और मैक्सिमा आ रहा है हीलियम के केस में, कार्बन
और ऑक्सीजन, और जो मिनिमा आ रहा लिथियम, तो ठीक। और ये लगता है कि सेव नहीं हुआ था, इनफैक्ट यहां पर ये थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। ये अभी जो हमने एडिट किया वो सेव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको हम कर देते हैं। ये अपने ग्राफ में मेंशन कर लीजिएगा। ये लिथियम के केस में है, ये बोरोन के केस में है, और ये नाइट्रोजन के केस। ठीक है, वो हमने उसमें लिख भी दिया है, कोई बात नहीं, उसे आप वहां पर ग्राफ में इस चीज को इंडिकेट कर दिया। अब हमको एग्जाम में यदि ग्राफ पेपर बनाने के लिए दिया जाता है तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें? सिंपल ऐसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से, अपर पीक दिखाएंगे, फिर एक लोअर है, फिर अपर, फिर एक लोअर है, फिर अपर, ऐसे जाके फिर ऐसे ग्राफ है। तीन मैक्सिमा, तीन मिनिमा, और ये एक्सट्रीम जो आयरन के केस में है वो जरूर दिखाएंगे। और यहां पर जब हायर जा रहे हैं तो यहां पर यूरेनियम के केस में दिखा। इस तरह से ग्राफ प्लॉट करने के लिए यदि आएगा तो आप ग्राफ प्लॉट कीजिए। ठीक, अभी टाइप किया था हमने, इसको ठीक किया था, चलो कोई बात। अब यहां पर आ जाओ, वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी को बताता है। ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर स्टेबिलिटी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब एक एक पॉइंट, पहला पॉइंट देखिए क्या लिखता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई, लाइक हाइड्रोजन के जितने आइस, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। अप्रोक्सीमेटली 1 से स्टार्ट हो रहा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्टार्ट हो रहा। ठीक, अब इसी ग्राफ को सामने इसमें आ गया, उस वाले में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, यहां रेक्टिफाई हो गया, उस वाले में नहीं हुआ था। यहां देख लो, ये एग्जैक्ट वैल्यू है बिल्कुल यहां पर, उस स्लाइड में नहीं आया, इस स्लाइड में आ गया। वो हमको लगता है नम्रता की वजह से हो गया, वो उसको डांट रहे थे तो उसमें डाइवर्ट हो गया हम। चलिए अब सेकंड क्या कहता है, मास नंबर 2 से 20, 2 से 20 जा रहे हैं, ध्यान दो, आज ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं। 2 से 20 जा रहे हैं, तो वेल डिफाइंड मैक्सिमा और मिनिमा आ रहा है। कहां पर मैक्सिमा आ रहा है? देखो हीलियम के केस में, ठीक, कार्बन के केस में, ऑक्सीजन, इसका मतलब इवन वाले, याद करना इजी हो जाए। और जो मिनिमा आ रहा है वो क्या रहे, ऑड वाले, लिथियम, बोरोन, नाइट्रोजन, याद भी हो जाएगा। क्लियर? अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, क्या कहता है, ब्रॉड मैक्सिया कहां पर आया? अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रहा है 8.75, और वो कहां आ रहा है? आयरन के केस। ठीक, उसके बाद मास नंबर बढ़ जा रहा है ग्रेटर देन 20, तो मास नंबर जब बढ़ जा रहा है तो कहां, यूरेनियम पर चले गए। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मास नंबर ज्यादा से डिवाइड होगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट जाएगा, लो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए हेवी न्यूक्लियस लो स्टेबिलिटी होता है, इजिली ब्रेकेबल होता है। इसलिए यूरेनियम 238 का बम्बार्डमेंट हम लोग न्यूट्रॉन से कराते हैं तो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस होता है जो चेन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आ गया समझ में? तो मैक्सिमा कहां मिला? आयरन के केस में। ठीक, लाइट न्यूक्लियाई का कम है, मास नंबर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं लो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करा, तो यूरेनियम के केस में घट जाएगा, वो अप्रोक्सीमेटली 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। और मैक्सिमा याद रखेंगे 8.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयरन के केस में। ठीक, अब यहां पर इसी तरह मास नंबर इंक्रीज कर गया तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज कर गया, वही हमने कहा 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर यूरेनियम। ये तो हमारा पूरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का डिस्क्रिप्शन हुआ, या हमने एक एक पार्ट को डिस्क्राइब किया। अब कहते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्राफ जो आपने प्लॉट किया विद मास नंबर, इससे मिला आपको क्या, क्या इसका मतलब इंपॉर्टेंस है? तो यहां सबसे पहला इंपॉर्टेंस, फर्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा,
पहला पॉइंट कहता है न्यूक्लियर फिशन, मतलब यूरेनियम 238 का बम्बार्डमेंट हमने कराया और उसमें यूरेनियम का हमने अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताया 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेरियम क्रिप्टन निकलते हैं तो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब वो फ्रैगमेंट निकलेगा तो उसका भी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, लार्जर होगा, क्योंकि मास नंबर उसका घट गया, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा। तो 7.6 से कहां चले गए आप, 8.6 मान लेते हैं। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक रिएक्शन में हुआ। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शन होते हैं चेन रिएक्शन में, सबको ऐड कर दो, कितनी एनर्जी हो गई, नॉर्मस एनर्जी। और उसी एनर्जी को यूज कर लेते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में। देखिए क्या लिखा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर हेवियर न्यूक्लियाई। हेवियर न्यूक्लियाई क्या होता है, लेस स्टेबल, यूरेनियम लेस स्टेबल। When a heavier nucleus is split into lighter nuclei, बाइंडिंग एनर्जी चेंज करा 7.6 से 8.756 जो भी है। अब जितना ज्यादा इसमें डिफरेंस आएगा, कहता है ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। और दिस इज व्हाट हैपेंस इन न्यूक्लियर फ्यूजन विच इज द बेसिस ऑफ एटम बम। ठीक, ये हो गया न्यूक्लियर फिशन। अब आ जाए लाइट न्यूक्लियाई मिलकर के क्या बनाते हैं, हेवियर न्यूक्लियाई। तो वो प्रोसेस क्या बनेगा, फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में अब आ जाओ, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ले लो, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, ठीक, उसको ऐड कर दो। अब वो क्या बना दिया, हीलियम। तो डिफरेंस कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली देख लो, 1.1 से स्टार्ट करो और डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। तो कहता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर लाइट न्यूक्लियाई, ठीक, लेस स्टेबल होते। तो 1.1 से कहां तक चले गए, 7.1। कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना टाइम्स हो गया, वहां 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस आ रहा था, यहां कितना आ रहा है, 6। तो हाइड्रोजन बम बना लेंगे। और वो तो उसका इन्वेंशन करने वाला भी आपको पता होगा, आर्यन। हाँ, इसी पर वो काम कर भी रहा है। यहां जब सेंटर पे बैठा रहता है तो 2 घंटे पढ़ता रहता है, मोबाइल पर बाहर बातचीत कर रहा है, इसी पर बात करता रहता है। चलिए, हाँ, तो बस एक 5 मिनट और, हाँ, यहां तक आ गया समझ में, 100% क्लियर। अब लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जल्दी से बताओ। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को जो बाइंड करके रखता है, यही ना न्यूक्लियर फोर्स, ठीक, बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। थोड़ा इसके बारे में जान ले, हंसते खेलते खत्म ही हो जाएगा टॉपिक। फोर्सेस दैट कीप द न्यूक्लियॉन्स बाउंड इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है, लार्जर डिस्टेंस के लिए नहीं होता। न्यूक्लियर साइज क्या है, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। अट्रैक्टिव फोर्स है और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को बताता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट। इसका मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे जो लग रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन पे जो लग रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे जो लग रहा है, सिमिलर है, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आ जाए, न्यूक्लियर फोर्सेस नॉन सेंट्रल फोर्स है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो नॉन सेंट्रल है। हमारे पास 4 फोर्स के टाइप हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक, न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। और ये एक्सचेंज फोर्स है, कहने का मतलब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। और इस एक्सचेंज को हम लोग मेसॉन थ्योरी से समझते हैं, जो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। तो हमारा सिलेबस एंड हो गया, न्यूक्लियाई का इतना ही सिलेबस है। रेडियो एक्टिविटी था लेकिन वो हटा दिया गया आपके सिलेबस से, बिहार बोर्ड में। तो इतना पार्ट आप लोग कर लेंगे तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। और कल के क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शुरू करेंगे, ठीक है।